हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है, जो बुक्स आपको मिली हैं N1। तो उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। हम कंप्लीट लेसन नंबर 1 मतलब वर्कशीट नंबर 1 मूल्यांकन तक कंप्लीट करेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। जो आपका गैप हो गया है कुछ पिछले सालों में, 1-2 साल का कोविड-19 की वजह से, उसी गैप को जो आपकी अध्ययन वो इनकम्प्लीट हुआ उसको पूर्ण करने के लिए, यानी जो आपका गैप हो गया था उसको भरने के लिए आपको ये बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। और इन्हीं का अध्ययन अभी होना है विद्यालयों में। अगर आपको अभी तक बुक्स नहीं मिली हैं तो जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक बुक्स का सॉल्यूशन अपने चैनल पर मिल जाता है। ठीक है, चाहे वो आपकी पाठ्य पुस्तक से हो और चाहे जो ब्रिज कोर्स हो, एट ग्रेड हो। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है अलंकार परिचय। अलंकार को पहले मैं बता दूं अलंकार होता क्या है। जैसे कि अलंकार का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण या गहने। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा महिलाएं या कोई भी व्यक्ति जब गहने या फिर आभूषण पहनता है तो सुंदर हो जाता है, सुंदरता बढ़ती है गहनों से। उसी प्रकार काव्य की यानी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग करते हैं कवि। ठीक है, यानी कविता की सुंदरता और शोभा यानी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, अलंकार का उपयोग करते हैं। ठीक है, वैसे अलंकार होते हैं कितने, 2 प्रकार के होते हैं। इस पाठ में तो आपको 2 प्रकार ही बताए गए हैं। एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार यानी शब्दों के द्वारा जब सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, और अर्थालंकार मतलब अर्थ के द्वारा जब शोभा बढ़ाई जाती है। शब्द अलंकार जैसे आप तुकांत शब्द, जैसे कोई भी गीत हो, कविता हो, तो आखिरी में देखते हैं आप राइमिंग वर्ड आती है, तुकांत शब्द आते हैं, तुक मिलता है, तो वो शब्दों की हो गई। अब उसी प्रकार से जैसे कि कोई इस तरह से आपको जब कविता पढ़ के जो भाव उत्पन्न होता है, जो आपके सुन के, कोई गीत सुन के जब आपको अंदर से कोई भाव उत्पन्न होता है, यानी कवि ने जो आपसे कहना चाहते हैं वो आप समझ जाएंगे, तो वही अर्थालंकार हो गया। ठीक है, तो अर्थ के माध्यम से। तो देखिए, पाठ 11 और पाठ वात्सल्य के पद, ये जो है आप क्लास 8 में हैं अभी, लेकिन क्लास 7th में आपने जो है क्लास 7th में 11 लेसन था क्लास 7th की पाठ्य पुस्तक हिंदी में। ठीक है, क्योंकि उसी को आपको अभी पढ़ना है इस बुक में। ठीक है, तो आइए चलते हैं वर्कशीट में क्या। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया बच्चों, देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं, अलंकार। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को। ओके, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, अलंकरोति इति अलंकारः। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इसको अब मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इससे आप क्लियर दिखे। देखो, दिख रहा है ना आपको। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस जो पंक्तियां हैं इसमें किस वर्ण की आवृत्ति है। तो बच्चों चा की। देखो, चा वर्ण की, जैसे चारु चंद्र की चंचल, तो चा चा चा, इधर चा चा है ना, चा चम्मच वाला, तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति है। और जब भी किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो ना, तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। कौन सा अलंकार, अनुप्रास। ठीक है, क्योंकि अलंकार भी तो कई प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार होते हैं 3 प्रकार के, अर्थालंकार होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो अनुप्रास अलंकार जो है शब्द अलंकार में आता है। ठीक है, जबकि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। काली घटा का घमंड घटा, तो कविता में कौन सा शब्द 2 बार आया है, तो जो घटा शब्द है वो 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार एक ही अर्थ निकला है उसका। काली घटा नहीं, अलग अलग अर्थ निकला है। जैसे काली घटा, घटा मतलब होते हैं जो बदली छा जाती है ना, बादल छा जाते, तो काली घटा है। घमंड घटा, घटा मतलब इधर दूसरी बार जो घटा आया है उसका है रिड्यूस, मतलब माइनस, यानी कम हो गया। ठीक है, घट गया। कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा शब्द 2 बार आया है, तो कनक कनक 2 बार आया है। ठीक है, इस पंक्ति में। नेक्स्ट क्या है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस शब्द में अर्थ में मोती, मानस और चून के लिए अलग अलग बताया गया है, तो आपको बताना है। तो देखो बच्चों, मोती के लिए है चमक या आभा। ठीक है, मानस के लिए है मनुष्य मान सम्मान, और
चून के लिए है आटा या अस्तित्व। ठीक है, हर एक के दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है आपका 4। पेज नंबर 4 में क्या लिखा है, पीपर पात सरिसमन डोला का अर्थ क्या है। देखो बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा पीपल के पत्ते की तरह मन का डोलना या अधीर होना। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि पीपल के पत्ते की तरह, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे, पीपल के पत्ते की तरह मन का डोलना या अधीर होना। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 2 में देखो आपको कुछ दोहे दिए गए हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे, लाख टका मेरा मूल। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। ठीक है, तो देखो इन दोहों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते, तो लोगों बड़े लोग अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करते, खुद की बड़ाई नहीं करते। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं। कौन अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता, तो हीरा जो है डायमंड, वो अपना मूल्य कभी नहीं बताता। रहीम जी के दोहों में शब्दों के प्रारंभ में किन वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है। तो रहीम जी की जो दोहे हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, तो बा जो वर्ण है बा की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से क्या खाने को नहीं मिल सकता। तो कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम खाने को नहीं मिल सकता। अब बबूल तो भाई जो कांटे जैसे कांटे देता है तो कांटे होंगे। कहने का मतलब ये है, यदि आप जो गलत काम करेंगे तो उसका फल भी आपको गलत मिलेगा, और ये अच्छा काम करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, और इनको ना कि आपको लिखना है बल्कि अपने व्यक्तित्व या जीवन में भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कोई व्यक्ति कब पछताता है, तो गलत या अनैतिक कार्य करने के बाद व्यक्ति पछताता है। यदि व्यक्ति कुछ गलत काम करता है और गलत तो या अनैतिक काम करता है तो वह जो है व्यक्ति बाद में पछताता है, क्योंकि गलत काम करना गलत बात है। ठीक है, और उसका फल भी हमको भुगतना पड़ता है। कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो कबीर के दोहे में प्रथम पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, कनक कनकते सोगनी मादकता अधकाय। ठीक है, तो का और का। ठीक है, कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में बा वर्ण की आवृत्ति है। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे कि आप इससे पहले के जो दोहे पढ़े ना अपन ने वर्कशीट नंबर 2 में, वहीं पर आपको जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कविता में शब्दों का प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, तो कविता में शब्दों या प्रारंभ में एक ही वर्ण की आवृत्ति को क्या बोला जाता है, क्या, तो आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है, यही प्रभाव पड़ता है। और इसको अलंकार कौन सा बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इन दोहों में कौन सा अलंकार है, तो इन दोहों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताइए। जैसा मैंने अभी आपको बताया है, किसी पंक्ति या किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से, किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। आइए चलते हैं पेज नंबर 6 में आपको दिया गया है क्या, एक बहुत सुंदर कविता दी गई है। ठीक है, कौन सी है कविता, देखिए, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही है गौरैया, कच्चा मिट्टी की दीवारें घास पात का छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ तू आ बैठी हरियाली की रानी। मतलब ये जो कविता है जो क्लास 7 से आपकी ली गई है। ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके इस तरह से हैं, कविता में कवि ने किस पक्षी का वर्णन किया है। देखो बच्चों, कविता में कवि ने गौरैया का वर्णन किया है, किसका, गौरैया का। ठीक है, स्पैरो। नेक्स्ट क्या है कि कवि ने गौरैया की आंखों की तुलना किससे की है, तो कवि ने गौरैया की आंखों की तुलना नीलम से की है, किससे, नीलम से। ठीक है, नीलम क्या है, एक डायमंड है। ठीक है, नाम है डायमंड का। उसके पंखों की तुलना किससे की है, तो पंखों की तुलना सोने से की है, गोल्ड से। ठीक है, हम तुलना किसी से किसी की क्यों करते हैं, तो किसी से किसी की तुलना श्रेष्ठता दर्शाने के लिए करते हैं। श्रेष्ठता मतलब कौन श्रेष्ठ है और कौन उससे कमतर है। ठीक है, तुलना करने वाली, यहाँ श्रेष्ठता लिखा है, ध्यान से देखना इधर, श्रेष्ठता। ठीक है, तुलना करने वाले अलंकार को क्या बोलते हैं, तो तुलना करने वाले अलंकार को बोलते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, क्योंकि
सा, सी, से, इस तरह का अगर किसी में आता है, जैसा, जैसी, तो उपमा अलंकार वहाँ होता है। कविता में पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब जो रिपीट होते हैं जो शब्द, जैसे तिनके, तिनके, अंग, अंग, फर, फर, ये जो शब्द हैं वो रिपीट हुए हैं, इसलिए इनको पुनरुक्ति शब्द बोला जाता है। यहाँ तुलना के लिए कौन सी और से शब्द आए हैं, उन शब्दों को लिखिए। देखो, नीलम की सी आंखें, तो सी आया है ना, नीलम की सी, नीलम से तुलना की गई है आंखों की। सोने से सुंदर पर, ठीक है। सी से शब्दों का यहाँ किस अर्थ में दिया गया था, तो सी के जैसी और सी के समान या के जैसी, ठीक है। इस तरह से आपका पेज नंबर 7 जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। टेक केयर, बाय बाय।